हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेब माइनिंग का यूनिट 2 कंप्लीट करने वाले हैं इन वन शॉट। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यूनिट 1 भी अपलोड हो चुका है। और तुम प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हो, देख लेना। सारी यूनिट्स मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम वीडियो आज देख रहे हो तो आज ही हो चुकी होंगी, या फिर जब तुम देख रहे होगे तब तक तो सारी वीडियो सारी यूनिट्स आ चुकी होंगी प्लेलिस्ट में। ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब वेब यूनिट 1 में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि वेब माइनिंग के अंदर भी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लाइक वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, वेब कंटेंट माइनिंग। तो अब हमारा पूरा जो फोकस है वो वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर है। अब यूनिट 1 में हमने बेसिक वेब कंटेंट माइनिंग पढ़ी थी, बट अब हम बहुत अच्छे से वेब कंटेंट माइनिंग पढ़ने वाले हैं। वेब कंटेंट माइनिंग होता क्या है? एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इमेजेस होती है, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट होता है, और यूजुअली इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड वे में और अनस्ट्रक्चर्ड वे में या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। जब हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपने अकॉर्डिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेब कंटेंट माइनिंग। तो वेब कंटेंट माइनिंग का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल एंड स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इस कंटेंट के अंदर टेक्स्ट हो सकते हैं, तुम्हारे इमेजेस, वीडियोस और बहुत सारी मीडिया हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, बिकॉज जो वेब कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें इमेजेस वगैरह होती हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा भी होता है जो हमें जरूरी नहीं होता। तो पहला स्टेप जो वेब कंटेंट माइनिंग का होता है वो होता है जितना भी कंटेंट है उसको प्री प्रोसेस करके अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड और सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम पूरा जो भी डेटा मिला, हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसको क्लीन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और टेक्स्ट माइनिंग वगैरह इसके अंदर करते हैं। ठीक है। तो वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर पहला स्टेप क्या होता है कि अगर एक वेब पेज है जिसके अंदर मुझे कंटेंट निकालना है उसका, तो पहला स्टेप होता है कि मुझे टेक्स्ट प्री प्रोसेस करना होगा, और दूसरा होता है वेब पेज को प्री प्रोसेस करना होगा। तो पहले टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग देखते हैं। यानी कि अगर तुम अब किसी वेब पेज पे क्लिक करते हो, तुम्हारे पास तुम्हें मल्टीपल टेक्स्ट मिलेगा। अब इसमें से बहुत सारा तुम्हारे काम का होगा, बहुत सारा इरेलीवेंट हो गया। तो वो सारी चीजों को छाट के, वो सारे चीजों को छाट के जो इन्फॉर्मेशन डेटा है सिर्फ उसको रखने को टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। डेटा को क्लीन करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने को टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड जब वेब कंटेंट माइनिंग करते हैं तो पहला स्टेप हमारा यही होता है, टू एक्चुअली प्री प्रोसेस द टेक्स्ट, क्लीन द टेक्स्ट, ताकि हमें ये पता हो कि टेक्स्ट किस तरीके से है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीजों का पता लग जाए। ओके। अब उसके बाद सेकंड स्टेप होता है वेब पेज प्री प्रोसेसिंग का। तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ टेक्स्ट डेटा को इनटू अ क्लीन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड इन फर्दर एनालिसिस। तो गोल क्या होता है कि जो भी अभी हमारे वेब पेज के अंदर डेटा है, जो वी कैन से बार बार रिपीट हो रहा है, या इनकंसिस्टेंट है, या इरेलीवेंट है, उसको छोड़ के जो भी हमारे लिए इसेंशियल और इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसको रखें। ठीक है। तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के हमारा पास पूरे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन क्या होता है कि अपने जो वर्ड्स हैं उनको बेसिकली वी कैन से एक टोकन्स में ब्रेक करें। एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको एक टोकन बना के यूज करें, इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का टोकनाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमें एक देख रखा है वेब माइनिंग इज फैसिनेटिंग। तो अब पहला वर्ड हो गया वेब, दूसरा हो गया माइनिंग, तीसरा हो गया इज, एंड चौथा हो गया फैसिनेटिंग। तो इस तरीके से हमारे टोटल 4 टोकन्स बने। सो दिस इज नोन एज टोकनाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग रॉ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ओके। एंड दिस इज द एग्जांपल फॉर दैट। उसके बाद वी हैव टू टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन, एक जहाँ पर पूरे सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक करें, और दूसरा जहाँ पर हम टेक्स्ट को भी इंडिविजुअल सेंटेंसेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्स्ट pre-processing, which is tokenization. Okay. The second step is lower casing. अब लोअर केसिंग में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि देखो, ये वाला वेब इस वे में लिखो और ये वाला वेब इस वे में लिखो, दोनों सेम ही बातें हैं। पर जब तुम कंटेंट एक्सट्रैक्ट करोगे तो समटाइम्स इसको वेब डिफरेंट मान सकता है। तो इसीलिए हम ये क्लियर कर देते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है, भले ही वो कैपिटल्स में हो वो स्मॉल में हो, उन सबको एक लोअर केस में कन्वर्ट कर लो, ताकि कन्वर्ट करना इजी हो, और फिर तुम्हें ये पता चले कि कोई भी वर्ड दोबारा बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तुम एक ही कंटेंट को बार बार नहीं लेके जा रहे हो। तो इस तरीके से सारे ही कंटेंट को पहले ही कन्वर्ट कर दो। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का,
कि जितने भी टेक्स्ट है सबको लोअर केसेस के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है, सो दैट वी इंश्योर कि अगर कैपिटल वर्ड है और स्मॉल है सबको सेम ट्रीट हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है होता है, रिमूव करो स्टॉप वर्ड्स को। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता। जैसे कोई सेंटेंस होगा उसमें द लिखा है, इज लिखा है, एट लिखा है, इन लिखा है, अब इन वर्ड्स का कोई मतलब तो है नहीं, ये सिर्फ नॉइज ही प्रोड्यूस करेंगे एंड इन वर्ड्स से कोई इन्फॉर्मेशन भी खास नहीं निकलेगी। तो इन वर्ड्स को भी हम अपने कंटेंट से रिमूव कर देते हैं। मेन काम क्या है कि कंटेंट को देख के कंटेक्स्ट एनालाइज करना, टेक्स्ट को समझ पाना कि किस बेसिस पे ये आर्टिकल्स हैं, क्या क्या है। तो हमने पहले तो देखा हाउ वी आर डूइंग द टोकनाइजेशन स्टेप। उसके बाद हमने देख लिया कि सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देना। जैसे अगर है द, इज, एट, इन, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है एंड इनको हम टोकन्स भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है द क्विक ब्राउन फॉक्स, अब इसके जब टोकन्स बनेंगे तो सिर्फ क्विक, ब्राउन और फॉक्स के बनेंगे, क्योंकि द का वैसे भी कोई खास मतलब है नहीं, द सेंटेंस में हो ना हो एक ही बात है, ठीक है। द हमें कुछ स्पेशल कंटेंट नहीं दे रहा। फिर फोर्थ वही चीज है दैट वी आर रिमूविंग द पंक्चुएशंस बिकॉज इसका भी कोई काम नहीं है एंड रिमूविंग द स्पेशल कैरेक्टर्स आल्सो, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप क्या होता है, स्टेमिंग। स्टेमिंग में क्या होता है, जैसे कोई वर्ड होगा रनिंग, तो इसका मेन मतलब क्या है, रन ही तो है, ठीक है। तो वर्ड्स को ब्रेक करके उनके सिंपल फॉर्म में कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने रैन लिखा या रनर लिखा या रनिंग लिखा, सबका मतलब रन ही तो है, एट द एंड सबका मतलब दौड़ना ही तो है। तो इन सब में रिड्यूस कर देना वर्ड्स को इज नोन एज स्टेमिंग। सो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म इट्स नोन एज स्टेमिंग। उसके बाद आता है लेमेटाइजेशन। अब लेमेटाइजेशन में क्या होता है कि वो वर्ड्स जिनका सेम सेम मीनिंग है उन सबको रिड्यूस करके कॉमन वर्ड्स ही मान के कंसिडर करें, ठीक है। सो लेमेटाइजेशन इज सिमिलर टू स्टेमिंग बट इज मोर सोफिस्टिकेटेड। इट रिड्यूस वर्ड टू देयर बेस और डिक्शनरी फॉर्म, ठीक है। जैसे रनिंग को रन लिख दिया, बेटर और गुड एक ही मतलब है, तो हम बेटर और गुड को अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर एक वेब पेज है जिसके अंदर कुछ कंटेंट में लिखा है ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इट इज गुड एंड ये वाला कोई पर्टिकुलर पार्ट है इट इज बेटर, जब जब हम कंटेंट एक्सट्रैक्ट करें तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वे कंसीडर हर वर्ड को उसके बेस वर्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे कि बेटर तो है तो उसका मतलब गुड ही है, गुड का मतलब भी गुड ही है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम नंबर्स को रिमूव कर सकते हैं अगर उन नंबर्स की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के वक्त नंबर्स आर कंसीडर एज ऑफन यूजलेस, उनका कोई खास जरूरत नहीं होता अनटिल और अनलेस उनको कुछ खास मीनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आईडी है या वैल्यू है या कोई ईयर है तो वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर वरना सिर्फ रैंडम नंबर्स है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, यू कैन इवन रिमूव दैट ऑल्सो। फिर फोर्थ स्टेप होता है, फिर एट स्टेप होता है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। यानी कि जब हमने ये सब कर लिया, हमने टोकन्स में ब्रेक कर लिया, सारा फालतू डेटा रिमूव कर दिया, नंबर्स वगैरह रिमूव कर दिए, तो अब कंटेंट माइनिंग के अंदर हम नाउन्स का, वर्ब्स का, एडजेक्टिव्स का ये सबको फाउंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड्स की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, फिर क्या इसमें नाउन है, क्या वर्ब है, ये सब फाइंड करते हैं ताकि हमें एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिल पाए। फिर नाइन्थ होता है स्पेलिंग करेक्शन, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्स्ट डेटा के अंदर कोई मिस इन्फॉर्मेशन, सॉरी नॉट मिस इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, सो दैट डेटा एक्सट्रैक्शन में दिक्कत ना हो। एंड फिर 10th स्टेप होता है वर्ड एमेंडिंग विच इज ऑप्शनल। वर्ड एमेंडिंग में क्या करते हैं, हम सिमिलर वर्ड्स को एक साथ डाल देते हैं। तो ये पूरा हमारे तरीके होते हैं टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के, ठीक है। दिस इज द तरीका ऑफ टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले जब कंटेंट माइनिंग करेंगे, वेब कंटेंट माइनिंग करेंगे, तो सारा होगा कि हमें वेब के अंदर से टेक्स्ट निकालना है यानी कि कंटेंट निकालना है। तो उसके लिए पहले तो वर्ड्स को टोकन्स में ब्रेक कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो भी फालतू वर्ड्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, उनको निकाल दिया, वर्ड्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो भी जंबल वर्ड सेम मीनिंग वाले हैं उनको एक तरफ रखा और नंबर्स को रिमूव कर दिया, ओके। उसके बाद कंटेंट निकालने का देखते हैं नाउन्स कौन से है, वर्ब कौन से है, स्पेलिंग्स को करेक्ट करते हैं और सिमिलर वर्ड्स को एक साथ डाल देते हैं। तो दिस इज द होल स्टेप्स फॉर अवर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। अब आता है कि हम वेब पेज के अंदर प्री प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। वेब पेज के अंदर से डेटा निकालना है तो पहले वेब पेज को रेडी करना पड़ेगा, सेमी स्ट्रक्चर होता है डेटा। तो वेब पेजेस को प्री प्रोसेस कैसे करेंगे।
तो वेब पेजेस भी सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और जब हम और वेब पेजेस के अंदर कंटेंट होता है एचटीएमएल टैग्स के अंदर होता है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग और भी वेब पेजेस के अंदर एसेंशियल हो जाती है, ताकि हम मीनिंगफुल कंटेंट निकाल पाए और अननेसेसरी री नॉइस को रिमूव कर दे। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन वेब पेज प्री प्रोसेसिंग? सबसे पहले हम करते हैं एचटीएमएल पार्सिंग। यानी कि हमें क्या करना है, अपने एचटीएमएल में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल देना है बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइंग द टैग्स, जैसे टेक्स्ट क्या है, इमेज क्या है, टेबल्स क्या है। अब ये जो एचटीएमएल पार्सिंग होती है, इसमें हम ब्यूटीफुल सूप मेथड का यूज करते हैं एंड एलएक्सएमएल का यूज करते हैं, विच इज इन पाइथन। ठीक है। तो अब एचटीएमएल पार्सिंग मतलब वेब पेज प्रोसेसिंग के लिए पहले एचटीएमएल पार्सिंग करता है। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास एचटीएमएल टैग्स को रिमूव कर देना, जिनको कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। जैसे सपोज डिव हो गया, स्पैन हो गया, पैराग्राफ ये हो गया, इन टैग्स को अब हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेडिंग 1 करके लिखा है वेलकम टू वेब माइनिंग, तो उसको हम सिंपली इसमें कन्वर्ट कर देंगे दैट वेलकम टू वेब माइनिंग, सिर्फ कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हमारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर हेडिंग 1 टैग भी साथ में लगना चाहिए, हमने सिर्फ कंटेंट को अलग कर लिया। ठीक है। तो ये दो स्टेप समझ आ गए वेब प्री प्रोसेसिंग के। तो पहले वेब पेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम एचटीएमएल पार्सिंग करते हैं, देन उसके बाद जो भी इरेलीवेंट एचटीएमएल टैग्स है, उतने कुछ खास के नहीं है, एंड इवन नॉट इवन खास के भी नहीं, हम एस्ट्रोनॉट टैग्स को रिमूव ही कर देते हैं। उसके बाद कुछ बहुत सारे टैग्स ऐसे होते हैं जिनको कोई खास यूज नहीं होता, हम उनको भी रिमूव कर देते हैं फॉर नॉइज रिमूवल। जैसे कुछ टैग्स होता है, फुटर्स हो गया, नेविगेशन मेन्यू हो गई, कुछ पॉपअप्स हो गए, अब वो इतने काम के नहीं होते, तो वी विल इवन रिमूव दैट ऑल्सो। ठीक है। कुछ एड्स वगैरह हो गए, और उनको रिमूव करने के लिए वी यूज रिजिक्स बेस्ड फिल्टर्स, जो कि स्पेशली हमारी नॉइज को आइडेंटिफाई कर देता है, एड्स का पता लगा देता है, रिमूव कर देता है। फिर कंटेंट बेस्ड एक्सट्रैक्शन के लिए वी यूज एल्गोरिदम्स लाइक बॉयलर प्लेट रिमूवल, जो कि जो बॉयलर प्लेट वगैरह होता है उसको रिमूव कर देता है, बिकॉज इट इज नॉट वेरी काम की चीज। एंड डॉम ट्रेवर्सल भी एक तरीके का कंटेंट एनालाइज करने का एक तरीका होता है, तो ये भी हम यूज करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है। तो अब ये तरीके से समझ आ गया कि अगर हमें वेब पेज के अंदर प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो पहले एचटीएमएल पार्सिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम टैग्स पर आएंगे, तो जो काम के टैग्स होते हैं उनको भी हम रिमूव ही कर देते हैं, और जो बिल्कुल ही काम के नहीं होते उनको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करते हैं, यानी कि अब जो एचटीएमएल के अंदर टेक्स्ट आएंगे हम उनको नॉर्मलाइज करेंगे। यानी कि अगर एक रॉ टेक्स्ट है, एक रॉ ऑर्डर में टेक्स्ट है, तो उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि एचटीएमएल टैग है पैराग्राफ, अब उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसको एक रैंडम ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सारे टेक्स्ट को लोअर केसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सो दिस इज नोन एज, जैसे अगर कैपिटल में है तो उसको लोअर में कर दिया। सो ये टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करते हैं। देन वी डू कंटेंट फिल्टरिंग। ओके। जहाँ पर अगर कोड के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है विच इज वेरी इरिलेवेंट, ठीक है, और उसको उतना कुछ खास यूज नहीं है, तो हम उसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हमारा काम क्या है, जब हम वेब कंटेंट माइनिंग कर रहे हैं, नॉट इवन वेब कंटेंट माइनिंग, वेब प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वहां पर अब इतना तो होगा कि ओके, सबसे पहले स्टेप हो गया कि फालतू के टैग्स को हटा दिया, सिर्फ डेटा को काम करना है। अब टेक्स्ट की बात आ गई, अब इमेजेस को भी तो हैंडल करना है, तो इमेजेस हैंडल डीलिंग भी हमारा एक स्टेप होता है वेब पेज प्री प्रोसेसिंग के अंदर। तो जब हम इमेजेस को प्री प्रोसेस करते हैं, उसके लिए वी यूज टूल्स लाइक ओपन सीवी और पिलो। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन की, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मेटा टेक्स्ट है अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द कंटेंट, हम उन सबको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके। उसके बाद हमारा यूज होता है लैंग्वेज डिटेक्शन का, कि हम देखें कि ये जो भी कोड्स लिखे गए हैं, ये सब, ये जो कंटेंट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, विद द हेल्प ऑफ लैंग डिटेक्ट टूल्स। उसके बाद है हम टेक्स्ट सेगमेंटेशन करते हैं, जहाँ पर अब जो भी पूरा टेक्स्ट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू सिमिलर स्मॉलर चंक्स। ओके। तो ये पूरा तरीका होता है वेब कंटेंट प्री प्रोसेसिंग का। फॉर एग्जांपल, वेब कंटेंट के अंदर सबसे पहले तुम्हारे पास एचटीएमएल टैग्स आएंगे। अब उनको तुम निकालोगे, पहले तो सबको एक स्ट्रक्चर्ड वे में एनालाइज करोगे, फिर टैग्स को रिमूव करा, उसके बाद जो उतने काम के टैग्स नहीं है उनको भी हटा दिया। उसके बाद आता है टेक्स्ट। तो अब तुम वेब पेज के अंदर हो, तो पहले तुम कंटेंट देखोगे, तो तुम टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करोगे, उसको स्मॉल लेटर्स में देखा, देन कंटेंट को फिल्टर करा, जो तुम्हारे काम का है बस उसको रखा, जो नहीं है उसको हटा दिया। तब तुमने टेक्स्ट के साथ काम कर लिया वेब पेज में। अब तुम्हारे पास आएगा कि तुम टेक्स्ट तो तुमने देख लिया वेब पेज में, अब वेब पेज में तुम्हारे पास इमेजेस भी होंगी, तो तुम्हें उन्हें भी हैंडल करना है। ओके।
इसके बाद तुम्हारा मेटा डेटा आएगा, तुम्हें उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। फिर लैंग्वेज डिटेक्ट करनी है, टेक्स्ट सेगमेंटेशन करनी है। तो दीज आर ऑल द स्टेप्स ऑफ वेब पेजिंग, पेज प्री प्रोसेसिंग। एंड आई होप तुम्हें अब ये इमेज, ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और वेब पेज के क्या, वेब पेज प्री प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वेब कंटेंट प्री प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो मैं समझ आ गया। अब मेन काम यहाँ पर हम करते क्यों है, ये क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वेब कंटेंट प्री प्रोसेसिंग के अंदर, कि जब भी हम वेब पेज प्रोसेसिंग करने की यूज कर वेब पेज प्रोसेसिंग करने का ट्राई करते हैं, डॉम्स में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो होता क्या है कि समटाइम्स बहुत इरिलेवेंट एड्स आ जाते हैं, पॉपअप्स आ जाते हैं, और कभी कभार वो रीडायरेक्ट भी कर देते हैं, तो ऐसी दिक्कतें हो जाती है। तो पहला चैलेंज वेब कंटेंट प्री प्रोसेसिंग के अंदर नॉइजी और इरिलेवेंट कंटेंट होता है। उसके बाद हमें अगर ऑडियोज को एक्सट्रैक्ट करना है, इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है, वीडियोस को एक्सट्रैक्ट करना है वेब पेजेस के अंदर से, तो हमें स्पेशल टूल या स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत होती है। तो एक ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसके बाद लैंग्वेज डाइवर्सिटी, की वेब कंटेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। तो उस डाइवर्सिटी को हैंडल करना एक चैलेंज है। एंड अब यहाँ पर क्या होता है कि वेब एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारे वेब पेजेस अब डायनामिक बन चुके हैं, राइट। तो वो यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को या फिर एजेक्स को। अब इन इन सब में से अगर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, सो वी नीड टू यूज द मॉडर्न टेक्निक्स, मोर एडवांस टेक्निक्स लाइक वेब स्क्रैपिंग, एंड इट इज ऑल्सो अ चैलेंज। तो दीज आर द चैलेंजेस इन वेब कंटेंट प्री प्रोसेसिंग। आई होप इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, ये टॉपिक तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इन्वर्टेड इंडेक्सेस, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, वेब स्पैमिंग एंड सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस की तरफ। ठीक है, तो अब इन्वर्ट इंडेक्सिंग क्या होती है, देखो। अब यहाँ पर हमारे पास वी कैन से यहाँ पर टर्म्स है कंटेंट माइनिंग के अंदर। कंटेंट माइनिंग के अंदर वी कैन से हम यूज कर सकते हैं फोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वेब कंटेंट माइनिंग के, जिनमें से आता है इन्वर्टेड इंडेक्सेस, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, वेब स्पैमिंग एंड सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब इन्वर्टेड इंडेक्सिंग क्या है या फिर इन्वर्टेड इंडेक्सेस क्या है, ये मैं तुम्हें इधर दिखाती हूँ। यहाँ देखो, तुमने बुक देखी होगी। बुक के अंदर क्या होता है, एक टॉपिक होता है और यहाँ पर लिखा होता है वो कौन से पेज नंबर पे होगा, ऐसे ही कुछ होता है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड इंडेक्सेस आर लाइक उल्टे इंडेक्सेस, यानी कि यहाँ पर सपोज यू हैव अ डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3, ठीक है। डॉक्यूमेंट 3, अब डॉक्यूमेंट 1 पे तुमने लिखा आई एम रोबोट, आई एम रोबोट। यहाँ पर लिखा रोबोट फ्लाई, रोबोट रोबोट ईट एप्पल्स, सपोज ऐसे कुछ। और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल। अब अगर मैं तुम्हें बात करूं, कंटेंट माइनिंग के अंदर जब हम इन्वर्टेड इंडेक्सेस करते हैं, हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं, टेक्स्ट प्री प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम ये लिखते हैं कि हमारा कौन सा वर्ड कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम इसके मतलब ऐसा नहीं होता। सपोज अब मैंने तुम्हें पूछा है कि यहाँ पर एप्पल वर्ड किधर आ रहा है, तो एक तरीका तो होगा, तुम पहले डॉक्यूमेंट के अंदर जाओगे और देखोगे क्या इसके अंदर एप्पल वर्ड आ रहा है। डॉक्यूमेंट 2 के अंदर जाओगे, फिर देखोगे क्या इसके अंदर एप्पल वर्ड आ रहा है। डॉक्यूमेंट 3 के अंदर जाओगे और देखोगे क्या इसके अंदर एप्पल वर्ड आ रहा है कि नहीं। इन्वर्टेड इंडेक्सेस में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वर्ड्स लिखते हैं। आई एम रोबोट, देन वी हैव अ वर्ड ईट एंड अ वर्ड एप्पल। और इन्वर्टेड इंडेक्सेस के अंदर हम ये लिख देते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं आई मेरा डॉक्यूमेंट 1 के अंदर आ रहा है, एम मेरा डॉक्यूमेंट 1 के अंदर आ रहा है, रोबोट मेरा डॉक्यूमेंट 1 और 2 के अंदर आ रहा है, देन ईट मेरा 2 और 3 के अंदर आ रहा है, एंड एप्पल मेरा 2 एंड 3 के अंदर आ रहा है। अब इससे क्या होता है, इससे हमारी सर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर मैंने अब वेब के अंदर सर्च करा एप्पल, तो वेब क्या करेगा, वेब पे मुझे फटाफट से वो वेब पेजेस लाके देगा जहां पर एप्पल वर्ड यूज हो रहा है। वो एप्पल पे जाएगा और देखेगा ओके डॉक्यूमेंट 2 और 3 में मेरा एप्पल रिलेटेड कंटेंट है, और वो मुझे वो लाके दे देगा। इसी को हम इन्वर्टेड इंडेक्सेस कहते हैं।
ठीक है। तो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय सर्च इंजन्स एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम टू स्टोर मैपिंग फ्रॉम कंटेंट कीवर्ड्स। समझ आ गया? यहाँ पर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू इंडेक्स लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड फास्ट फुल टेक्स्ट सर्च। तो ये सबसे बड़ा तरीका है जहाँ पर से हम फास्ट रिट्राइवल कर सकते हैं डेटा का और इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यू हैव डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, इन्वर्टेड इंडेक्स इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारे वर्ड्स लिखे जाएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो लिखा जाएगा। तो हर टर्म जो होगी वो मैप होगी ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, जो भी तुम्हारा सेंटेंस आएगा तुम पहले उसको टोकनाइज कर दोगे एंड फिर हर टर्म के लिए तुम एक लिखोगे कि एक एंट्री इंडेक्स बनाओगे और लिस्ट कर दोगे कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है, उस डॉक्यूमेंट की आईडी को लिख दोगे। समझ आया? उसके बाद कितने टाइप के तरीके होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ तुम्हारे इन्वर्टेड इंडेक्सेस होते हैं। तो तुम्हारे पास होता है सिंपल इन्वर्टेड इंडेक्स, पोजीशन इन्वर्टेड इंडेक्स एंड बुलियन इन्वर्टेड इंडेक्स। तो सिंपल इन्वर्टेड इंडेक्स कौन से होते हैं, जो हमारे यहाँ पर है। सिंपल इन्वर्टेड इंडेक्सेस के अंदर हम सिर्फ स्टोर करवाते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो वर्ड आ रहा है, डॉक्यूमेंट आईडी को स्टोर करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट आईडी को स्टोर करवाते हैं। फिर पोजीशन इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर हम पोजीशन भी डालते हैं। जैसे सपोज इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस पेज पर वो वर्ड आ रहा है तो वैसे पोजीशन भी डालता है। तो इट इज लाइक एन मोर एडवांस क्वेरीज की वजह से ये चलता है। फिर आते हैं बुलियन इन्वर्टेड इंडेक्सेस, जहां पर हम बेसिस सर्च बेस करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम अलाउ करते हैं कि जो भी सर्चेज होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, जैसे एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन के थ्रू भी हो। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ योर इन्वर्टेड इंडेक्सेस। और इन्वर्टेड इंडेक्सेस की एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बताई, सर्च इंजन में बहुत ज्यादा यूज होती है, डॉक्यूमेंट रिट्राइवल और क्वेरी एग्जीक्यूशन में भी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई कीवर्ड बताना है, कोई कीवर्ड का पता करना है, तो उन सारे एग्जीक्यूशन में यूज होती है। तो पहला तरीका तुम्हारा कंटेंट माइनिंग का, वी कैन से 4 एसेंशियल वेज में से एक तरीका हमने इन्वर्टेड इंडेक्सेस पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड तरीका होता है हमारा लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है। तो नॉर्मल पहली वाली इंडेक्सिंग हमने पढ़ी। अब दूसरी इंडेक्सिंग होती है हमारी लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। तो देखो, अब ये जो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग होती है ना, ये भी कंटेंट माइनिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सपोज कोई वेब पेज है जिसने कंटेंट यूज करा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल किसी ने यूज कर दिया कार, और किसी ने यूज कर दिया व्हीकल, या फिर व्हीकल। अब हो क्या रहा है कि मोस्टली बात तो सब सिमिलर आइटम्स की कर रहे हैं, बट मशीन को भी कैसे पता चले कि ये सारे आइटम्स सिमिलर हैं, या जितने भी वर्ड्स है ऑलमोस्ट इन सबका सेम ही मीनिंग है, या सेम टाइप के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है ये सब हम कर पाते हैं लेटेंट सिमेंटिक एनालिसिस से, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग से। ठीक है। तो एक टेक्निक है ये भी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की, जहाँ पर हम हिडन रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वर्ड्स के अंदर। जैसे अगर एनिमल की बात की और एनिमल के अंदर कैट की बात की, तो कैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, कैट इज अ टाइप ऑफ एनिमल। तो इस तरीके के हिडन रिलेशनशिप्स को हम जब कंटेंट कलेक्शन के अंदर पता करते हैं, इसको हम लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो इट इज अ टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, जहां पर वी आर ट्राइंग टू अनकवर द हिडन रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो मेन फोकस यहाँ पर उन वर्ड्स का होता है जो सेम सेम से होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हाउ एलएसआई वर्क, एलएसआई वर्क कैसे करती है। तो अब हम करते क्या है, एलएसआई में हमारा पहला स्टेप होता है एक मैट्रिक्स बनाना, विच इज टर्म एंड डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स, जहां पर हम टर्म्स की और डॉक्यूमेंट्स के मैट्रिक्स बनाते हैं, एंड वहां पर मैट्रिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ ईच टर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा रोज है और इधर हमारे कॉलम्स है ना। तो रो के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं रो के अंदर अपने वर्ड्स लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑटोमोबाइल सर्च करा या फिर कार सर्च करा, तो एक ही मतलब हो गया। और फिर मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि ऑटोमोबाइल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया और कार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल डॉक्यूमेंट 1 के अंदर कितनी बार आया, डॉक्यूमेंट 2 के अंदर कितनी बार आया। सपोज डॉक्यूमेंट 1 के अंदर 2 बार आया, डॉक्यूमेंट 2 के अंदर 3 बार आया, कार 1 बार आया, डॉक्यूमेंट 2 के अंदर 2 बार आया। तो ऐसे करके सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं चेक कर लेती हूँ कि कितने सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो कितनी कितनी बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आए हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि एक टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, जहां पर हम मैट्रिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स को काउंट करते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करना, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं आए, तो उनको हम फिर मैट्रिक्स से हटा देंगे। ठीक है। और मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर देंगे।
into some similar matrix, smaller matrix. एंड उसके बाद जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी, वो मैट्रिक्स के अंदर जो भी वर्ड्स होंगे उन सबको आपस में सर्च करने पे हमें बताना है। तो बेसिकली देखो होता क्या है ना कि एलएसआई का मेन एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लाइक एलएसआई की एप्लीकेशन क्या है कि सपोज किसी ने अगर एप्पल वर्ड सर्च करा। अब एप्पल तो दो चीज है, एप्पल हमारे पास फ्रूट भी है, लेकिन एप्पल हमारे पास आईफोन भी तो है। तो अब हमें ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि अगर मैं एप्पल सर्च करती हूँ तो गूगल मुझे एप्पल एज एन फ्रूट दिखाए या फिर एप्पल एज एन आईफोन दिखाए। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं पहले देख लूंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में एप्पल नॉर्मल वाला है, एप्पल नॉर्मल वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, आईफोन नॉर्मल वाले के किस किस के अंदर इंफॉर्मेशन है। उसके बाद सबको एक साथ लिखा, एक मैट्रिक्स बना दी। अब अगर कोई इंसान एप्पल सर्च कर रहा है तो उसको ये सारा कंटेंट विद एप्पल और आईफोन सब मिक्स दिखे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो जाएगी। और ये पता हमें एक कंटेक्स्ट पता करना पड़ेगा, रिलेशन पता तो करना पड़ेगा कि अगर एप्पल है तो कौन से वाले एप्पल से उसका क्या मतलब है। तो एप्लीकेशंस क्या है एलएसआई की कि अगर इंफॉर्मेशन ट्रैवल हमारे लिए आसान होती है, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या होगा, हम सिनोनिम्स हैंडल कर सकते हैं कि अगर किसी ने कार बोला, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल बोला, वो पता कर जाएगा। अगर एप्पल से उसका मतलब सपोज मोबाइल से था या फिर फूड से था, वो हम हैंडल कर सकते हैं। देन हम डॉक्यूमेंट क्लस्टर करते हैं कि सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को आसपास ग्रुप कर दे रहे हैं मैट्रिक्स बना के। एंड टॉपिक मॉडलिंग भी कर रहे हैं और पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो वी आर डूइंग टॉपिक मॉडलिंग। तो इस तरीके से एलएसआई यूज होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहले तो स्केलेबिलिटी इशू है कि अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सेम मतलब के हैं तो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर कॉम्पिटेशनल कॉस्ट भी ज्यादा लगता है और इंटरप्रिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दीज आर वी कैन से सम टर्म्स। हमने अब इन्वर्टेड इंडेक्सेस और सिमेंटिक इंडेक्सेस दोनों पढ़ लिए वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है वेब स्पैमिंग। अब वेब स्पैमिंग मतलब क्या होता है, स्पैम इज लाइक कोई बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार डाल रहा है, इसको स्पैमिंग बोलते हैं, राइट। कि कोई बार बार मैसेजेस को डाल रहा है तो बोलते हैं ना स्पैम मत करो फालतू में। तो या फिर कोई फ्रॉड कॉल्स कर रहा है तो उसको स्पैमिंग बोलते हैं। तो स्पैमिंग मतलब कि कुछ ऐसे तरीके जिससे तुम किसी चीज को मैनिपुलेट कर पाओ। एंड वेब कंटेंट माइनिंग के अंदर एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है विच इज वेब स्पैम। यहाँ पे क्या करते हैं, वेब पेजेस कुछ कुछ तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं सो दैट उनका पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बाकियों से आगे है। एंड इसी को हम वेब स्पैमिंग बोलते हैं। तो इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग सर्च इंजन रैंकिंग्स और वेबसाइट विजिबिलिटी इन एन अनएथिकल वे। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि क्या होता है कि ना जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो किस बेसिस पे वर्क करता है। पहली चीज तो वो देखते हैं कि कितना ज्यादा कीवर्ड है वेब पेजेस के अंदर। तो इसलिए कुछ वेबसाइट क्या करती है, अपने वेब पेजेस के अंदर बहुत सारा कीवर्ड भर देती है। अब वो काम का हो ना हो पर बहुत सारा हिडन टेक्स्ट भर देती है जो बैकग्राउंड से मैच करा हो, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो उसका, जो नॉर्मली आंखों से दिखेगा भी नहीं, बट बिकॉज इतने सारा कीवर्ड है तो उस पेज की सर्च इंजन एसईओ करते वक्त रैंक अपने आप, पेज रैंक अपने आप ज्यादा हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। उसके बाद कौन से टाइप की वेब स्पैमिंग हमारे पास आती है, लिंक फार्मिंग। अब मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था जहां पर जिस वेबसाइट पे उतने ज्यादा लिंक्स होते हैं उसकी ऑटोमेटिकली पेज रैंक अच्छी हो जाती है। तो वेब स्पैमिंग के लिए वेबसाइट्स ये सब भी करती है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लो क्वालिटी लिंक्स अपने पेज के अंदर डाल देती है। देन कंटेंट क्लोकिंग भी होता है। कंटेंट क्लोकिंग में क्या होता है, सपोज ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आलतू फालतू बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन कुछ ऐसे रैंडम वर्ड्स है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वक्त बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम कंटेंट क्लोकिंग बोलते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेसिफिक वर्ड सर्च कर गया और उसने देखा बहुत सही है, ये तो बहुत बढ़िया कंटेंट है। पर जब एक्चुअल में यूजर ने देखा वो बोले ये क्या है, ये तो कुछ भी रैंडम वर्ड्स जुड़े हुए हैं, कोई मीनिंग भी नहीं है। पर एक्चुअल में उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से उसकी रैंक, पेज रैंक अच्छी हो रही है। तो इसको हम कंटेंट क्लॉकिंग बोलते हैं। देन वी हैव डोरवे पेजेस, जहाँ पर वी क्रिएट पेजेस फॉर मतलब बेसिकली वी वांट हाई रैंक ऑफ द पेजेस। अब क्या हो रहा है कि उसके लिए हम
कीवर्ड्स तो बहुत डाल रहा है लेकिन बहुत ही कम कंटेंट वैल्यू डाल रहा है। उसके बाद क्लिकबेट के अंदर क्या हो रहा है, टाइटल और हेडलाइंस तो अलग-अलग डाल दे रहे हैं, लेकिन कंटेंट उसके अंदर बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है, ठीक है? ये फिर बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट है, बहुत कम रिलेवेंट कंटेंट है। तो ये सारे तरीके वेब स्पैमिंग के होते हैं एंड वेब स्पैमिंग क्या होती है ये भी समझ आ गई। अब कितने तरह की वेब स्पैमिंग होती है, तो वेब स्पैमिंग आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: ऑन पेज स्पैमिंग, ऑफ पेज स्पैमिंग, ब्लैक हैट एसईओ एंड व्हाइट हैट एसईओ। तो ऑन पेज स्पैमिंग के अंदर हम वेब पेज के अंदर कंटेंट को, हेडिंग्स को, हिडन टेक्स्ट को, इन सबको वी कैन से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? तो ऑन पेज स्पैमिंग में वेब पेज के अंदर के कंटेंट को मैनिपुलेट करते हैं। फिर ऑफ पेज स्पैमिंग में वेब का स्ट्रक्चर मैनिपुलेट होता है, यानी कि लिंक्स। तो हम फेक लिंक्स जनरेट कर रहे हैं, ये सब इन सब से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इट इज नोन एज ऑफ पेज स्पैमिंग। देन वी हैव ब्लैक हैट एसईओ, जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, फालतू के कीवर्ड्स को स्टफ कर दे रहे हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। एंड देन वी हैव व्हाइट हैट एसईओ। यहाँ पर ये कुछ एथिकल एसईओ टेक्निक्स होती है जिनकी वजह से हम जेन्युइनली क्वालिटी को ऑफ कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दिस इज काइंड ऑफ लेजिटिमेट वे, ठीक है? तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ वेब स्पैमिंग। उसके बाद अब इनका इफेक्ट क्या होता है जब ये लोग वेब स्पैमिंग करते हैं, तो इनसे होता क्या है कि पहली चीज तो आलतू-फालतू की वेबसाइट्स भी ऊपर आने लगती हैं और एक्चुअल में सर्च इंजन की क्वालिटी खराब हो जाती है उससे, क्योंकि बहुत सारी फालतू की वेबसाइट्स भी एकदम टॉप पे आएंगी। अब सर्च इंजन तो फिर यही कर रहा है ना, गलत पेजेस को, गलत वेबसाइट्स को टॉप पे डाल रहा है। उसके बाद यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब होता जाता है, ठीक है? एंड एज एन इफेक्ट क्या हो रहा है कि वेबसाइट जो गूगल वगैरह होता है वो वेबसाइट्स पे पेनल्टीज भी लाता है, सो दैट कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो ज्यादा स्पैमिंग टेक्निक का यूज कर रही है, उनको बाद में उनकी विजिबिलिटी को कम कर पाए। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि अब हम वेब स्पैमिंग को एक्चुअल में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सर्च इंजन एल्गोरिदम्स कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं, एंड यहाँ पर पैनलाइज स्पैमिंग टेक्निक्स का भी यूज होता है कि कुछ ऐसे वेब पेजेस को पेनल्टी दे दो जो ज्यादा स्पैमिंग है। उसके बाद मैनुअल रिव्यू एक टेक्निक यही है, जहाँ पर ह्यूमन रिव्यूअर्स होते हैं जो कि वेबसाइट्स को रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद वेब क्रॉलर्स कुछ बॉट्स होते हैं जो अपने आप वेब पे जाएंगे, उनके बिहेवियर्स को डिटेक्ट करेंगे एंड एनोमलीज का पता लगाएंगे, एंड वेब क्रॉलर्स आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला हमारा वेब कंटेंट एनालिसिस का पार्ट होता है सोशल नेटवर्क एनालिसिस। तो अब सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं कि दो वेब पेजेस या दो डिफरेंट नोड्स का आपस में सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है? सो बेसिकली सोशल नेटवर्क एनालिसिस स्टडी होती है और सोशल रिलेशनशिप की इन टर्म्स ऑफ नोड्स एंड एजेस। अब जैसे वेब पेजेस के अंदर भी हमने बोला था ये नोड है, ये एज है, एंड दीज आर मल्टीपल नोड्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग वेब पेजेस। अब जब हम इन सब की स्टडीज करें कि एक नोड का दूसरे नोड से कैसा रिलेशन है, यानी कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हम किसी और वेबसाइट पे कैसे पहुंच रहे हैं, उसका क्या रिलेशन है, इन सब रिलेशंस का पता लगाना है सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, सबसे पहले नोट्स होता है। अब नोट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे कोई भी एंटिटीज को, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या फिर वेब पेजेस को। एजेस का मतलब होगा उनका रिलेशनशिप। अगर एक नोड और दूसरा नोड कनेक्टेड है, इसका मतलब इस वाली एंटिटी और इस वाली एंटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है? तो एजेस हमारा इस तरीके से होता है। देन वी हैव डिग्री सेंट्रलिटी। तो अगर किसी नोड के ज्यादा एजेस है, किसी नोड के ज्यादा एजेस है, दैट मीन्स उस नोड का बाकी के नोड से ज्यादा कनेक्शन है, रिलेशन है, और वो वाला नोड बाकी के नोड्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है और हमारे नेटवर्क के अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव क्लोजेस्ट सेंट्रलिटी, जिसका मतलब हम देखते हैं, हम मेजर करते हैं हाउ क्लोज अ नोड इज टू ऑल अदर नोड्स इन द नेटवर्क। अगर ये नोड इस नोड से क्लोज है तो क्या ये नोड बाकी नोड से कितना ज्यादा क्लोज है वो चेक करते हैं। एंड देन आता है बिटवीननेस सेंट्रलिटी, जहां पर हम मेजर करते हैं द एक्सटेंट टू विच अ नोड लाइज ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द नोड्स, यानी कि कौन से एक्सटेंट तक एक नोड बाकी के नोड्स के शॉर्टेस्ट पाथ पर लाई करती है। सो दीज आर सम की कॉन्सेप्ट्स इन अवर सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है? देन वी कैन डू क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दो नोड्स आपस में कितनी कनेक्टेड है, आपस में कितनी सेम है, ठीक है? एक दूसरे के कितनी क्लोज नेबर्स हैं, क्या-क्या इनमें कॉमन है, ये सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूँ की कॉन्सेप्ट्स के सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ऑल्दो सोशल नेटवर्क एनालिसिस का काम सोशल रिलेशनशिप्स को ही एनालिसिस करना होता है बिटवीन नोड्स, एजेस, इन सब के बीच में, ठीक है? तो की कॉन्सेप्ट्स इनमें नोड्स आ गए, एजेस आ गए, डिग्री आ गई, देन क्लोजनेस एंड बिटवीननेस सेंट्रलिटी आती है, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट्स आते हैं। अब सोशल नेटवर्क एनालिसिस से हम अलग-अलग तरीके के
चीज़ों का एनालाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस से हम अलग-अलग सोशल मीडिया एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? हम देख सकते हैं कि ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। अब इन सब में यूज़र इंटरैक्शन कैसा है, ठीक है? ये एक-दूसरे के बिहेवियर्स को कैसे इंटरैक्ट करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर वी कैन डू रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अब यहाँ पर हमें यूज़र का कनेक्शन पता चल गया कि सपोज़ यूज़र अगर ट्विटर पे जा रहा है, तो कोई वेबसाइट है जहाँ से वो वहाँ से रीडायरेक्ट होके किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जा रहा है, ठीक है? या फिर वी कैन से अगर ट्विटर वाले प्लेटफ़ॉर्म पे किसी ने कोई रील भेजी, तो वो अपने या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक प्लेटफ़ॉर्म है लाइक एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है इंस्टा। अब इंस्टा पे किसी ने कोई रील देखी, तो देयर आर चांसेस वो इस रील को अपने दोस्त को भेजेगा बिकॉज़ ऑफ सेम टेस्ट, राइट? तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ओके, ये 2 दोस्त आपस में ज़्यादा बात कर रहे हैं, इनका ह्यूमर सेम है। तो अब क्या होगा, इंस्टा क्या करेगा, जो इसके पहले फ्रेंड की रील्स थी वैसे ही कुछ सेम इधर रिकमेंड करने लगेगा। तो इस तरीके से सोशल नेटवर्क एनालिसिस करके हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स चलाते हैं, सोशल मीडिया पर हो गया, ठीक है? फिर ये सारी चीज़ें एंड देन वी अंडरस्टैंड कि कोई चीज़, कोई ट्रेंड किस तरीके से बाकियों को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ को पता कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ ढूँढ सकते हैं और उसके बाद मार्केटिंग, पॉलिटिक्स ये सब चीज़ों में उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ देयर आर मल्टीपल पीपल दैट आर यूजिंग अ ब्रांड एंड इफ देयर आर मल्टीपल पीपल दैट आर इन्फ्लुएंसिंग बाय अ पर्सन, तो वो चीज़ें हम लिंक कर सकते हैं समहाउ, फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड फिर उन सबको मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो दीज़ आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब सोशल नेटवर्क एनालिसिस के लिए वी हैव मल्टीपल टूल्स जैसे गैफी, नेटवर्क एक्स और पेजिक, ठीक है? तो ये सारे टूल्स होते हैं जहां पर हम विजुलाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं अपने लार्ज नेटवर्क्स को। समझ आ गया सोशल नेटवर्क एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक्स लाइक लाइक वेब क्रॉलर, स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन, ओपिनियन माइनिंग एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस। अब वेब क्रॉलर्स है क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बोला, वेब क्रॉलर्स कुछ बॉट्स की तरह होते हैं। ये कुछ बॉट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक वेबसाइट के अंदर जाएंगे और उसकी रिलेवेंटी देखेंगे कि वो उसके अंदर जो कंटेंट है वो कितना जेन्युइन है, वो कितना ठीक है। क्योंकि होता क्या है, यूजुअली जो नॉर्मल पेज रैंक वगैरह एल्गोरिज्म है, वो जज करते हैं पेजेस को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिंक वगैरह। पर समटाइम्स उसी वजह से स्पैमिंग हो जाती है और उस स्पैमिंग से बचने के लिए हम वेब क्रॉलर्स का यूज करते हैं। तो वेब क्रॉलर्स आर कंसीडर्ड एज बॉट्स, ठीक है? इट इज एन ऑटोमेटेड प्रोग्राम दैट इज सिस्टमेटिकली ब्राउज एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स। तो इसका मेन काम क्या होता है कि सबसे पहले ये वेब पेजेस के अंदर जाएगा। सबसे पहले जो भी कोई एक वर्ड सर्च हो रहा है उसके अंदर जो भी वेब पेजेस आ रहे हैं उन सब पे गया एंड फिर देखा कि ये जो वेब पेजेस है ये सारे सही हैं। जो कीवर्ड है उससे जो वेब पेजेस आ रहे हैं वो रिलेवेंट है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें एनालाइज करता है। तो इनका यही फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है? अब वेब क्रॉलर्स वर्क कैसे करते हैं? तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वेब क्रॉलर्स का, एक वर्ड सर्च हुआ। अब यहाँ पर कोई सपोज पहली वेब आ गई। अब पहली वेबसाइट के अंदर दे हैव मल्टीपल लिंक्स, मल्टीपल पेजेस। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूआरएल्स होते हैं जहाँ पर वेब क्रॉलर्स अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, वेब क्रॉलर उस पेज पे जाएंगे। सपोज उस उनके सामने बहुत सारे यूआरएल्स आए, वो पहले पेज पे गए। अब पहले पेज पे गए और उस पेज को डाउनलोड करा। उसके बाद उस पेज को पार्स करा, यानी कि सारे कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। सारे टैग्स को अलग से एक्सट्रैक्ट करा, लिंक्स को अलग से देखा, ठीक है? एंड उन सबको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया। जो भी एचटीएमएल कंटेंट है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, उनको स्टोर कर लिया। उसके बाद लिंक्स पे गए और लिंक्स पे जाके फर्दर क्रॉल कर रहे हैं। फर्दर क्रॉल कर रहे हैं, लिंक्स पे गए, जैसे एक वेब पेज पे जो भी लिंक था उस पे गए, उसके वेब पेज पे गए एंड डूइंग द सेम प्रोसेस कि वहां पर जाके भी सारे टेक्स्ट को, इमेजेस को, इन सबको पार्स कर रहे हैं, पूरे पेज को पार्स कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं एंड ये सारी चीजें करते जा रहे हैं, ठीक है? एंड उसके बाद देख रहे हैं कि किस में जो भी कंटेंट है वो इरिलेवेंट है लग रहा है, ये सारा। तो दीज आर द स्टेप्स कि सबसे पहले तो एक उनके पास पूरी एक स्टार्टिंग होगी, लिस्ट ऑफ यूआरएल होगा। सबसे पहले वो एक पेज पे जाएँगे, सारे डेटा को डाउनलोड करेंगे, देन सारे एचटीएमएल टैग्स वगैरह को पार्स करते हैं। फिर उन टैग्स को, इमेजेस को, उस पूरे कंटेंट को स्टोर करते हैं एंड रिकर्सिवली क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है? अब कितने तरीके के हमारे पास वेब क्रॉलर्स होते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेब क्रॉलर्स। वन इज़ अवर फोकस्ड क्रॉलर, सेकंड इज़ अवर डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलर, थर्ड इज़ अवर इंक्रीमेंटल क्रॉलर।
तो पहला होता है फोकस्ड क्रॉलर। अब ये फोकस्ड क्रॉलर क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिक तरीके का कंटेंट चाहिए। तो ये क्रॉलर्स हमें एक स्पेसिफिक तरीके का इंफॉर्मेशन कंटेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल वेब पेजेस पे गए, और जो हमें स्पेसिफिक तरीके का वी कैन से कंटेंट चाहिए वो हमें ला के दिया, और जो इरेगुलर इररिलेवेंट पेजेस होता है उनको ये इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर वी कैन से ये रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होता है कि सपोज मैंने क्रॉलर को बोला दैट आई वांट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी बहुत सारे वेब पेजेस पे गया, हर जगह गया, इन्होंने कंटेंट देखा और उनको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, और जो इरेलेवेंट कंटेंट था उसको इग्नोर कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलर्स में हमारे पास मल्टीपल क्रॉलर्स होते हैं, जहां पर इनका काम क्या होता है कि मल्टीपल क्रॉलर्स साथ में वर्क करके डेटा को निकालते हैं। ठीक है, जैसे गूगल बॉट हो गया। तो ये होता है, तो दीज क्रॉलर्स आर पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर मल्टीपल क्रॉलिंग एजेंट्स वर्क इन पैरेलल टू गैदर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। देन वी हैव इंक्रीमेंटल क्रॉलर्स। तो इंक्रीमेंटल क्रॉलर का काम क्या होता है, सपोज एक वेबसाइट थी, इस वेबसाइट पे पहले किसी क्रॉलर ने ऑलरेडी जितना कंटेंट था फेच कर लिया। अब इस वेबसाइट को हमने अपडेट करा, तो ये जो अपडेटेड होगा, अपडेटेड कंटेंट को कौन फेच करेगा, इंक्रीमेंटल क्रॉलर। तो जो ऑलरेडी अपडेट मतलब वो क्रॉलर्स जो क्या करते हैं, जो वेबसाइट ऑलरेडी अपडेटेड हो चुकी है या किसी वेबसाइट में न्यू कंटेंट आया है, उसको लेती है, उसमें फिर दोबारा क्रॉलिंग करती है, उनको हम इंक्रीमेंटल क्रॉलर्स बोलते हैं। तो दीज क्रॉलर्स ओनली फेच अपडेटेड और न्यू कंटेंट्स इन देयर लास्ट क्रॉल इंस्टेड ऑफ क्रॉलिंग द एंटायर वेब फ्रॉम स्क्रैच। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वेब क्रॉलर्स। एक होगा कि सिर्फ फोकस क्रॉलर है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड थर्ड इज इंक्रीमेंटल। अब वेब क्रॉलिंग के अंदर भी क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला तो अभी बहुत सारा कंटेंट डायनेमिक हो गया जहाँ पर जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज होती है, तो क्रॉलिंग टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है पोलाइटनेस। अब क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, अब क्रॉलर ऐसे बार 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 जाएगा, तो बहुत ज्यादा उस पे सर्वर पे लोड पड़ेगा। ठीक है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि एक क्रॉलर दो डिफरेंट वेबसाइट्स पे गया, और सॉरी, एक क्रॉलर दो डिफरेंट वेबसाइट्स पे गया, बट जो कंटेंट था वो ऑलमोस्ट सेम था। अब क्रॉलर अगर ये नहीं पहचान पा रहा कि कौन सा कंटेंट सेम है, और फिर डेटाबेस में उस कंटेंट को भर दे रहा है, तो फिर डुप्लीकेटेड कंटेंट हो जाएगा। तो वो भी एक चैलेंज होता है कि अपने वेब क्रॉलर को ये कैसे बताए या कैसे पता करे कि वो डुप्लीकेट पेजेस को बार बार ना कंटेंट के अंदर डाले। देन अगर डेटा एक्सट्रैक्शन को हैंडल करना इज ऑल्सो समटाइम्स कॉम्प्लेक्स, कि अगर डेटा के अंदर बहुत ज्यादा मीडिया इमेजेस या वीडियोस है, तो उन पूरे को एक्सट्रैक्ट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सारे वेब क्रॉलर के अंदर के चैलेंजेस होते हैं। ओके, what is structured data extraction? We know data extraction, we know what is the structure of it. तो जब हम एक structured data को, एक well defined data को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको structured data extraction बोलते हैं। यानी कि एक अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर से हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सेमी स्ट्रक्चर्ड की, यानी कि जेसन या फिर एक्सएमएल फाइल्स के अंदर से हम बहुत काम का डेटा निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। पहला होता है एचटीएमएल पार्सिंग। एचटीएमएल पार्स कर लो, ठीक है, इसके लिए यूज होता है टूल्स लाइक ब्यूटीफुल सूप, जे सूप, ये सब। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन की टेक्निक होती है कि तुम एचटीएमएल को पार्स कर लो। ठीक है, तुम टैग्स को देखो, टेबल है, यहाँ पर डिव है, यहाँ पर स्पैन है, और उसके बेसिस पे कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करो। देन यू कैन सिलेक्ट द एक्सपाथ एंड सीएसएस सिलेक्टर। तो अब एक्सपाथ एंड सीएसएस सिलेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हम सीएसएस के अंदर गए, और यहाँ पर जो भी सिलेक्टर है, सपोज तुमने एक आईडी बनाई है, तो वहां जाके हम आईडी के अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से सपोज एक था div एट द रेट क्लास प्रोडक्ट प्राइस, तो अब हम प्रोडक्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब अगर हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन करना है, तो पहले तो एचटीएमएल पार्सिंग कर दी कि कोई डिव है, अब उस डिव के अंदर क्या कंटेंट लिखा था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। स्पैन के अंदर लिखा था आई एम ब्यूटीफुल, तो उस आई एम ब्यूटीफुल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस तरीके से एचटीएमएल पार्सिंग के अंदर जाके पहला स्टेप हो गया कि टैग्स के अंदर के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरा होता है अगर कोई सीएसएस सिलेक्टर है, ठीक है, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो उस सिलेक्टर के अंदर गए और वहां से कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद होता है रेगुलर एक्सप्रेशन।
जहाँ पर हम मेन डेट्स, प्राइजेस और ईमेल एड्रेस इन सबको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अगला होता है हमारा वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरी टूल्स, ठीक है? तो वेब स्क्रैपिंग लाइब्रेरी टूल्स क्या होता है? ये हमने अभी भी देखा था, ब्यूटीफुल सुपर एटसेट्रा, ये सब आगे भी आया था। तो देखो, पहले अगर मैं बात करूँ टेक्निक्स की, डेटा एक्सट्रैक्शन के, स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन के टेक्निक्स की, तो सबसे पहले हम टैग्स वगैरह के अंदर जाके चेक कर लेते हैं क्या-क्या डेटा है, जिसको हम एचटीएमएल पार्सिंग बोलते हैं। उसके बाद कुछ सीएसएस सिलेक्टर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के होंगे, तो एक्सपाथ और सीएसएस सिलेक्टर्स के पास जाके हम कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ डेट्स होंगी, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे, प्राइस होगा, ईमेल एड्रेस होगा, हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? अब ये सारे काम हम किन टूल्स की मदद से रहे, इनके। और फोर्थ होता है हमारा एपीआई इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ वेबसाइट्स एपीआईज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा ईज़ियर हमारा काम पड़ जाता है, तो अभी इसको भूल जाते हैं। अब हमारे पास लाइब्रेरीज और टूल्स होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल सूप। अब ये क्या होता है कि एचटीएमएल डेटा के अंदर पार्सिंग को ये ब्यूटीफुल सूप ईजी कर देता है, ठीक है। उसके बाद वेब क्रॉलिंग फ्रेमवर्क्स के लिए स्क्रैपी यूज होता है। देन वी हैव सेलेनियम, अ टूल यूज फॉर वेब स्क्रैपिंग डायनामिक कंटेंट। तो दीज आर द टूल्स जो पूरा हम यहाँ पर यूज करते हैं वेब स्क्रैपिंग एटसेट्रा के लिए। तो स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन होता कैसे इन तीन तरीकों से, और कौन से टूल्स यूज होते हैं फॉर स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन? ब्यूटीफुल सूप यूज होता है, जो कि पार्सिंग में हेल्प करता है। देन वी हैव स्क्रैपी, अ पावरफुल एंड स्केलेबल वेब क्राउडिंग फ्रेमवर्क। देन वी हैव सेलेनियम, और उसके बाद वी डू एपीआई इंटीग्रेशंस। मतलब नॉट वी डू, कुछ वेबसाइट्स के अंदर एपीआई प्रोवाइड होती है, और एपीआई ज्यादा अलाउ करती है डायरेक्ट एक्सेस। एपीआई की हेल्प से वी कैन डायरेक्टली एक्सेस टू द स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन में? पहला तो अगेन डायनामिक कंटेंट है, तो वी यूज मच मोर टूल्स, ठीक है। फिर कभी कभार डेटा फॉर्मेट हर जगह पर अलग अलग होते हैं, अलग लेआउट्स होते हैं, अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। समटाइम्स वी हैव कैप्चास एंड एंटीबॉट मेजर्स। तो क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स पे कैप्चास वगैरह होते हैं, आईपी ब्लॉकिंग्स होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड डेटा एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते। एंड देन वी हैव लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स एज अ चैलेंज, जहाँ पर ये होता है कि यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट विदाउट परमिशन, वरना तुम्हें कॉपीराइट लॉज आ जाएंगे। तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन में होती है। पहले तो डायनामिक कंटेंट हो गया, फिर बहुत सारी वेबसाइट्स का अलग अलग फॉर्मेट होता है, बहुत सारी में कैप्चार्स होते हैं, तो तुम ऑटोमेटिक कर ही नहीं सकते एक्सट्रैक्शन, एंड समटाइम्स इट इज लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स। तो अब सारे चैलेंजेस भी हमने डेटा एक्सट्रैक्शन में देख लिए। अब आता है अगला, ओपिनियन माइनिंग। अब ओपिनियन माइनिंग है क्या? सपोज तुमने, जब तुम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और बिकॉज यू वांट टू सी द रिव्यूज, कमेंट्स, और समथिंग कि लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, मतलब जो भी चीज है, तुम्हें लोगों के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों का ओपिनियन देखना है, उस वजह से तुम किसी जगह पर कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज नोन एज योर ओपिनियन माइनिंग, और ऑल्सो नोन एज ओपिनियन रिट्राइवल। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेब कंटेंट, जैसे कि रिव्यूज, कमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कर रहे हो, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लाइक वो जो लोगों के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इन सबको तुम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो दिस इज नोन एज योर ओपिनियन माइनिंग। अब ओपिनियन माइनिंग में सबसे पहले तुम टेक्स्ट को क्लासिफाई करोगे, कि अगर किसी ने किसी चीज को देख के रिव्यू करा, तो क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करोगे, ठीक है। जैसे अगर तुमने मूवी रिव्यूज दिए, अब तुम इनको क्लासिफाई करोगे इनटू थम्स अप और थम्स डाउन। अगर तुम्हें ये रिव्यू ठीक लगता है तो तुम उसको थम्स अप के अंदर डालोगे, खराब लगता है तो थम्स अप डाउन के अंदर डालोगे। तो पहले तुमने दो क्लासेस बना ली। अगर तुम्हें सेंटिमेंटल एनालिसिस करना है, तुमने दो तरीके से क्लासेस बना ली। सपोज तुमने बनाया पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। सो यू आर मेकिंग सम डिफरेंट कैटेगरीज। अब क्या होगा, बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स तुम उनको कैटेगरीज के अंदर डालोगे। जैसे अगर वर्ड्स आता है हेट, ग्रेट, टेरेबल, लव, ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो तुम्हें होगा पता होगा, लव होगा तो आई गेस पॉजिटिव रिव्यू ही है, देन हेट है तो नेगेटिव रिव्यू है, देन ग्रेट अगेन पॉजिटिव रिव्यू है, टेरेबल इज अगेन नेगेटिव रिव्यू। तो क्या हुआ, अब पूरा सेंटेंस आया। अब जब तुम ओपिनियन माइनिंग करोगे, ओपिनियन क्लासिफिकेशंस करोगे, तो पूरा सेंटेंस नहीं डालोगे, बस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासेस के अंदर डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पर पूरा ये टोकनाइजेशन होती है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग होती है, ये सब पता करना कि
जो भी वर्ड्स है वो नेगेटिव ओपिनियन वाले या पॉजिटिव ओपिनियन वाले, वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ एनएलपी। देन वी हैव एस्पेक्ट बेस्ड ओपिनियन माइनिंग, जहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक चीज की, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, डिजाइन, इस बेसिस पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ओपिनियन माइनिंग का सारे टेक्निक्स तुम्हें पता चल गए कि पहले टेक्स्ट क्लासिफाई करा, देन उसके बाद हम एनएलपी भी यूज करते हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक चीजों जैसे बैटरी को लेके, स्क्रीन रिजोल्यूशन को लेके, इन सबको लेके भी लोगों के ओपिनियंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन वी हैव एप्लीकेशन जहाँ पर ओपिनियन माइनिंग यूज होता है। अगर तुमने अमेज़न को देखा होगा तो अमेज़न का ना खुद का क्या होता है कि जब भी तुम एक प्रोडक्ट रिव्यू वाले सेक्शन में जाते हो, तुम ना देखते हो ऊपर एक बहुत बड़ी सी समरी लिखी आती है, जहाँ पर क्या करता है अमेज़न तुम्हें बताता है कि लोगों ने इस चीज़ को इतना रिव्यू दिया है कि यहाँ पर इस कैमरे की क्वालिटी अच्छी है बट बैटरी पावर खराब है, एंड ऐसे करके तुम्हें पूरा रिव्यू मिलता है, एंड उसी को हम ओपिनियन माइनिंग बोलते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो ओपिनियन माइनिंग से हमें किसी भी प्रोडक्ट का बहुत इंस्टेंट एनालाइज हम कर सकते हैं उसको बेस्ड ऑन द ओपिनियन माइनिंग। उसके बाद ब्रांड्स भी मॉनिटर करती है कि किधर क्या दिक्कत आ रही है, तो ब्रांड्स को पब्लिक का परसेप्शन पता चलता है। ओके, देन पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे हम ओपिनियन माइनिंग की हेल्प से लोगों को किसी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स को लेके, इलेक्शंस को लेके ओपिनियन पता कर पाते हैं, एंड मार्केट रिसर्च इज ऑल्सो अ एप्लीकेशन ऑफ ओपिनियन माइनिंग। ठीक है, देन वी हैव सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट एनालिसिस यही होता है कि सपोज किसी ने कोई कमेंट डाला, अब वो कमेंट उसने किस वे में डाला है, जॉय में डाला है, एंगर में डाला है, पॉजिटिवनेस में डाला है, नेगेटिवनेस में डाला है, ये सब एनालाइज करना। ठीक है, ये सब एनालाइज करने को हम सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ओपिनियन माइनिंग। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस इज अ सबसेट ऑफ ओपिनियन माइनिंग, जहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है लोगों के टोन को अंडरस्टैंड करना, कि उनकी टोन पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, न्यूट्रल थी, इन सब चीजों को एनालाइज करना। अब ये होता कैसे है, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर सेंटिमेंटल एनालिसिस? पहला तो होता है लेक्सिकन बेस्ड अप्रोच, जहां पर हम बता देते हैं, हम प्री डिफाइन करते हैं कि अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर हैप्पी वर्ड आ रहा है, सैड आ रहा है, हैप्पी आ रहा है तो उसकी पॉजिटिव टोन हो सकती है, सैड आ रहा है तो नेगेटिव टोन हो सकती है, इस तरीके से फिर प्री डिफाइंड द थिंग। सेकेंड इज मशीन लर्निंग, जहाँ पर हम ऑलरेडी लेबल डेटा का यूज कर सकते हैं, ट्रेन और लेबल डेटा का यूज कर सकते हैं, सुपरवाइज लर्निंग कर सकते हैं, कि अगर हैप्पी आएगा तो इसको पॉजिटिव में डालो, देन सैड आएगा तो इसको नेगेटिव में डालो। तो इस तरीके से वी कैन यूज मशीन लर्निंग अप्रोच, ऑल्सो अ डीप लर्निंग अप्रोच। ओके, उसके बाद वी कैन से दीज आर सम तरीके, सम टेक्निक्स ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस। अब सेंटिमेंट एनालिसिस की एप्लीकेशंस किधर होती है? अगेन ये सोशल मीडिया मॉनिटर करते वक्त यूज हो सकती है, कस्टमर के फीडबैक्स करते वक्त यूज होता है, ये एप्लीकेशन है। मार्केट रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज होती है, एडवर्टाइजमेंट करना है, कैंपेन्स करने हैं, एंड पॉलिटिकल एनालिसिस में भी इट ऑल्सो यूज बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब इतना हमने कर लिया, इसी के साथ हमारी यूनिट 2 खत्म होती है। बहुत खुशी के साथ मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमने यूनिट 2 खत्म कर ली है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी खत्म नहीं हुई, अभी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ताकि तुम्हें कुछ लगे ना कि कुछ छूटा है। ओके, दिस इज योर सिलेबस ऑफ यूनिट 2। यहाँ पर हमने टेक्स्ट एंड वेब पेज प्री प्रोसेसिंग पढ़ा, इन्वर्टेड इंडेक्सेस पढ़ लिया, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सेस पढ़ लिया, वेब स्पैमिंग क्या होता है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, वेब क्रॉलर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन एंड ओपिनियन माइनिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस पढ़ लिया है। तो अगर तुम्हें सब कुछ समझ आया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, सबको भेज दो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं करा है तो। ठीक है, और नोट्स मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। अगर समझ आया है तो अच्छी चीज है, बाकी भी मैं यूनिट्स बनाती रहूंगी, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना उन सबको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।